दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूं जिससे पूरा का पूरा ज्योमेट्री के जितने भी 7 लेसन है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल सब कुछ मैं आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर कवर करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, अच्छे से सिस्टमेटिक चीजों को ध्यान देना है। अगर आपने ज्योमेट्री कुछ भी नहीं किया है, अगर आपको 0% ज्योमेट्री आता होगा तो आज अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो पूरा का पूरा एंड तक आपका ज्योमेट्री रिवाइज हो जाएगा। और इस एक वीडियो से हो सकता है कि आपका जो पहले जो लेवल था और आज जो ज्योमेट्री में जो लेवल है उसमें बहुत चेंजेस दिखाई देगा। और ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो जिनको रिवीजन करना है, जिनको रिवीजन समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे 1 घंटे में कैसे पूरा का पूरा ज्योमेट्री का रिवीजन करना है, तो सब चीजें यहाँ पे कवर होगी। बस याद रखना, इतना ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं पे आपको नहीं दिखाई देगा जो मैं आज बनाने जा रहा हूं। तो प्लीज इसे सपोर्ट और प्यार दिखाने की बहुत कोशिश करते रहना, अपने साइड से जितना हो सके उतना आप शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमने सिमिलैरिटी रिलेशन लिया है। अब सिमिलैरिटी रिलेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपने को क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपने आज तक सिमिलैरिटी रिलेशन में कुछ नहीं पढ़ा होगा तो आपको क्या करना चाहिए। अब देखो, मैं यहाँ पे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर कैसे होता है वो सब नहीं बताऊंगा, जितना आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर दो ट्राइंगल ऐसे दूर दूर दिए, हमने 8 क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई भी ट्राइंगल होगा, उस ट्राइंगल में अगर अपने को हाइट पता है और उस ट्राइंगल का अगर अपने को बेस पता है, जैसे कि समझो इसका हाइट 6 है और बेस 8 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के हम क्या कर सकते थे, इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते थे। बट अगर अभी हमें क्या होगा, अब रेशियो फॉर्म में आएगा, दो ट्राइंगल्स दिए होंगे और दोनों ट्राइंगल का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल, यहाँ पे एक ट्राइंगल, तो मेरा लॉजिक हमेशा याद रखना, अगर ट्राइंगल दूर दूर है तो हमेशा क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया लिखना। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। हाँ, इस ट्राइंगल का नेमिंग क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नेमिंग क्या आएगा, ए बी सी। और दोस्तों इस ट्राइंगल का नेमिंग क्या आएगा, यहाँ पे नेमिंग कट हो गया, मैं अपने मन से ले ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या ले ले रहा हूँ जो इसके अंदर ना हो, एक्स ले ले रहा हूँ। चलो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स क्यू और यहाँ पे क्या आर है। तो जब भी अगर ऐसे दो ट्राइंगल अगर दूर दूर हो तो हमेशा उसका आंसर किस में लिखने का, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों, जिस पे ट्राइंगल बैठा हुआ है, तो बेस क्या है, बीसी। तो बीसी क्या हो गया, बेस। हाइट क्या है दोस्तों, एडी, तो हाइट क्या हो गया, एडी। इस ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों, क्यू आर, और हाइट क्या है दोस्तों, एक्स, एक्स और एस है। जस्ट अब आपको इस टाइप का कोई भी सम आता है तो आप जस्ट इस तरह लिखो, और यहाँ पे रीजन तो आता है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, ऐसे पूरा लिखना होता है। बट आप क्या करो पता है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट आप रीजन लिख दो, काम हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, अगर ध्यान से देखोगे तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या आएगा, ए बी सी। और अगर आप छोटा एक ट्राइंगल देखोगे, यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है, ध्यान से अगर देखोगे तो इस ट्राइंगल का नेमिंग हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो वही वाला रूल अप्लाई करना है। बट यहां पे अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये दोनों, ये जो ट्राइंगल है दूर दूर नहीं है, तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट होगा। बड़े वाले ट्राइंगल का जो बेस है ए बी है, आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल जहां पे बैठा होता है, ये जो बैठे वाला पोर्शन है इसको बेस बोलेंगे, ये वाले पोर्शन को हाइट बोलेंगे। तो ट्राइंगल जहां बैठा है ए बी है, और दूसरा वाला ट्राइंगल जो है वो भी जहां बैठा है वो भी ए बी है, तो मतलब दोनों में क्या बेस कॉमन है। तो इसका आंसर किस में आएगा, हाइट में। तो इस वाले ट्राइंगल का हाइट क्या है दोस्तों, इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल का पहले हाइट क्या है, सी डी है। और छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट क्या है दोस्तों, पी क्यू है। तो कभी भी याद रखना, कभी भी अगर ट्राइंगल का बेस सेम है, ट्राइंगल का बेस सेम है तो उसका आंसर किस में आएगा, हाइट में। दो चीजें अभी तक मैंने दो कॉन्सेप्ट बताया कि अगर ट्राइंगल दोनों दूर दूर है तो डायरेक्ट हम क्या लेंगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। पर अगर ट्राइंगल साथ में, अगर उसके बेस सेम है तो डायरेक्ट अपन उसका आंसर किस में लिखेंगे, हाइट में। सेम यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे तुम्हें। एक है तुम्हारा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ए बी डी। हाँ, कोई इसे ट्राइंगल मत समझे, आपको वैसे लिख के आएगा क्वेश्चन में, आपको जो फाइंड आउट करना है। और दूसरा ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अब अगर मैं फर्स्ट वाले ट्राइंगल की बात करूं तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या है, बी डी है, और हाइट क्या है, ए डी है। और सेकेंड वाले ट्राइंगल की बात करूं तो सेकेंड वाला ट्राइंगल यहाँ पे मेरे को बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये डी है, ये सी है और ये ए है। तो बेस तो मुझे पता चल गया डी सी है,
बट कभी भी ट्राइंगल का हाइट क्रॉस नहीं होता दोस्तों, हाइट हमेशा सीधा होता है। तो हमेशा ऐसे वाले ट्राइंगल का हाइट क्या होगा, ये बाहर वाला सरफेस, तो मतलब इसका हाइट भी क्या है, एडी एपी है, और ये वाले ट्राइंगल का भी हाइट क्या है, एपी है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेम हाइट सेम हो गया, ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट। देयरफॉर अगर यहाँ पे हाइट सेम है तो आंसर किस में आएगा, बेस में। तो इसका बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या था दोस्तों, बीडी था। छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों, डीसी है। हो गया काम। तो ऐसे तीन कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, सिमिलरिटी रिलेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट, सेकेंड ये कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पे बेस सेम था तो आंसर हाइट में आया। देन इसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे तो हाइट सेम है तो आंसर किस में आया, बेस में, इसलिए बीडी और दूसरे वाले का डीसी। एक और कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, अगर ट्राइंगल में हाइट और बेस दोनों सेम हो जाए, जैसे बीपीटी थ्योरम आप सॉल्व करोगे तो उसमें मिलेगा, तो वहां पे उसका रेशियो क्या आता है, 1:1, याद रखना दिमाग में। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूं आपका, ऐसा फर्स्ट वीडियो आप पूरे यूट्यूब पे देखोगे कि जहां पे कोई क्वेश्चन के साथ पूरा का पूरा लेसन, साथ के साथ लेसन कवर करा देगा, शायद ही आपने कभी देखा होगा। और यहाँ पे आपको मैं ये चीज कंप्लीट करके दिखाऊंगा। अगर देखो इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हाँ सम को मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं कॉन्सेप्ट और एग्जांपल वाला वीडियो बना रहा हूं। ऑलरेडी मैंने वन शॉट वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी सम सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप उस लेसन का नाम वन शॉट गिरी ट्यूटोरियल सर्च करना, तुरंत मिल जाएगा। और बहुत अच्छे से मैंने चीजों को कंप्लीट करा है। तो देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है समथिंग, और यहाँ पे बीसी का वैल्यू हमें दिया है। बीसी का वैल्यू कितना है, 4 है, और एडी का वैल्यू अपने को 8 दिया है, और हमें ये पूछा है। अगर इस ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल जहां पे बैठे हैं, मतलब इसका बेस क्या है, सेम है, तो यहाँ पे बेस सेम है। तो आप सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या आएगा, ए बी सी, और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए डी बी। दोनों ट्राइंगल का अगर बेस सेम है तो आंसर किस में आएगा, हाइट में। तो इसका हाइट क्या है दोस्तों, बीसी है, और इसका हाइट क्या है दोस्तों, एडी है। अब बस यहाँ पे एक रीजन डाल देना, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, और जस्ट एक के जगह पे 4 लिखो, यहाँ पे फिर आगे आप क्या लिखोगे, 4, और यहाँ पे क्या 8, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 1/2। सॉल्व भी कर दिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे चलो, ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सॉल्व करके ही जाना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे बता रहा हूं। देखो कभी भी आपके क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसा ट्राइंगल आता है और यहाँ पे लिखा है ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे पी क्यू, अगर सिस्टमैटिक ऐसे लिखा हुआ है, और वहां पे एक गिवन लिखा है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, बीसी को, अगर ऐसा कहीं लिखा मिल गया तो तुरंत समझ जाना ये बीपीटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, बीपीटी। किसका क्वेश्चन है, बीपीटी। और बीपीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना यार बहुत इजी रहता है। बस आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे समझो एक वैल्यू दिया है उन्होंने 2, यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है, यहाँ पे समझो उन्होंने 6 दिया है, और ये क्वेश्चन मार्क किया है। तो उस टाइम पे अगर ऐसा कोई भी सम आएगा, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसा दिखाई देगा, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, सॉल्व एग्जाम्पल में है पर टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर सॉल्व एग्जाम्पल इस तरह का क्वेश्चन है, तो समझ जाना यहाँ पे बीपीटी। और बीपीटी अप्लाई करना बहुत इजी है। बस हमेशा बीपीटी अप्लाई करने के पहले ये चेक कर लेना कि लाइन पैरेलल दिया है कि नहीं दिया है, पहले ये लिखो, फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो एपी। देखो एपी अपॉन पीबी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये आपने लिख दिया। जस्ट यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर दो, 2/6 इक्वल टू 3/QC। अब बस आप इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे रीजन लिखना बाय बीपीटी, पर बीपीटी अप्लाई करने के पहले लाइन पैरेलल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर समझो ये लाइन इसको पैरेलल है, ये लाइन इसको पैरेलल, तो अपन कैसे लेंगे, एपी अपॉन पीबी, और क्या लेंगे यहाँ पे, सी क्यू अपॉन क्यूबी। यहाँ पे आप चेक कर लो, बीपीटी दिमाग में रखना। अब उल्टा, अगर कभी क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी ई है, और तुम्हें क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ए बी अपॉन बी डी जो है ए सी अपॉन सी को इक्वल है, अगर ऐसा आ गया, कोई कंडीशन आ गया, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू है 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सपोज 4 है, और यहाँ पे 8 है, अगर दोनों को सॉल्व करो, अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे 2/4 तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 1/2। यहाँ पे सॉल्व करके 4/8 तो फाइनली आंसर कितना है, 1/2। तो दोनों के वैल्यूज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर दोनों से वैल्यू सेम आ रहे हैं तो मतलब ये वाली लाइन इसको क्या है, पैरेलल है। ये उल्टा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उल्टा। कन्वर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा कि बीसी जो है वो पैरेलल है क्या डीई को, और आगे क्वेश्चन मार्क पूछा, तो आप हमेशा क्या करना, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो निकालना, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो निकालना। अगर दोनों के वैल्यू सेम आ गए
जैसे यहाँ पे 1/2 सेम आया, मतलब ये लाइन इसको पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे पैरेलल दिया नहीं है, हमने पैरेलल प्रूफ किया है, तो यहाँ पे ये उल्टा हो गया, इसलिए इसका रीजन हमेशा क्या लिखना, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखना। प्लीज दिमाग में बिठा लेना, ये दोनों में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये करके जाना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। देन इसके अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया ना तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, सब कुछ मैं इसके अंदर कवर करा के दूंगा, एक भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करूंगा। देखो कहीं पे भी आपको ऐसा दिखा, एक ऐसा ट्राइंगल दिया रहा और ऐसा लिखा रहा और यहाँ पे ऐसा मार्किंग किया रहा या एंगल बाइसेक्टर लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा होगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ABCD, ऐसा कुछ रहा, तो हमेशा समझ जाना कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। और इसके ऊपर भाई क्वेश्चन ए बीपीटी एंगल बाइसेक्टर और ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस करके जाना, नहीं तो लास्ट में आप बहुत याद करोगे मुझे। 2022 में बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन दिया वही आया, तो जस्ट भरोसा करो, ये मत सोचो कि हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर कम है तो सर जो बोल रहे हैं वो थोड़ी ना, सब्सक्राइबर से मत चीज़ों को कभी जज करना, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कौन कितना कैसे बता रहा है, क्या बता रहा है, थोड़ा सा हमारे बारे में सर्च कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर ऐसा, मैंने बोला पैरेलल दिखाई दिया तुरंत बीपीटी समझ जाना, कहीं पे भी अगर बाइसेक्टर दिखाई दिया तुरंत क्या करना, ये जो लाइन आया ना, लाइन वहां से चीजों को डिवाइड करना। तो पहले बीडी लोगे, फिर क्या लोगे, डीसी। तो क्या लिया मैंने, पहला बीडी, फिर मैंने क्या लिया, डीसी। अब यहाँ पे ये अपॉन ये लिया, अब साइड में आने का, साइड में बीडी के साइड कौन सा साइड है, ए बी है, तो यहाँ पे क्या लोगे, ए बी, और यहाँ पे कौन सा साइड है दोस्तों, ए सी है। फिर जस्ट यहाँ पे आप लिखो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया होगा 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, आराम से आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही चीज बताया, देखो यहाँ पे देखो मार्किंग आ गया है, या यहाँ पे बाइसेक्टर वर्ड लिखा होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। अब बाइसेक्टर वर्ड लिखा है तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एडी अपॉन डीसी लेंगे। तो देखो यहाँ पे एडी अपॉन डीसी है, ये आप पहले लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देन इसके बाद एडी के साइड कौन सा साइड है, ए बी, तो देखो ऊपर ए बी लिया है और इस साइड कौन सा है, बीसी लिया है। तो एंगल बाइसेक्टर वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा एक लाइन दिखा, दूसरा लाइन दिखा और ऐसा तीसरा लाइन दिखा और ऐसा ऐसा है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है, और क्वेश्चन में बोला है कि तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, बोला है, हाँ ध्यान रखना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बाइसेक्टर बोला था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बीपीटी में लाइन पैरेलल बोला था साइड को। यहाँ तीनों लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है, जैसे ये समझो 5 दिया है, ये समझो 6 दिया है, ये समझो 7 दिया है और ये क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आप क्या करोगे, तुरंत समझ जाना तीन लाइन है। अगर ये लाइन कभी कभी ऐसा भी रहता है भाई, एक लाइन ऐसा है, दूसरा ऐसा है और तीसरा ऐसा है, मतलब इसको इस तरह से भी लेते हैं, और ये ऐसा है और यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे R होगा, यहाँ पे S होगा, यहाँ पे T होगा और यहाँ पे U, ऐसे में कुछ भी लिख दिया हो तो आप दोनों का मतलब सेम है। अब इसको लिखोगे कैसे, ए पहले ये लेने का, ये AC अपॉन फिर क्या लोगे, यहाँ पे C है CE, और यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों, BD अपॉन यहाँ पे क्या लोगे, DF। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, बस एक रीजन डाल देना, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। जैसे यहाँ पे 3 लाइन दिखाई दे रहा है तो ए बी अपॉन क्या लिया होगा, BC। देखो यहाँ पे ए बी अपॉन BC दिख रहा है, मेरा व्हाइट मार्कर है इसलिए दिख नहीं रहा होगा, पर ये देखो ए बी अपॉन BC, और यहाँ पे क्या होगा, XY अपॉन YZ। तो याद रखना यहाँ पे कैसे हो जाएगा, PQ अपॉन QR, ST अपॉन TU। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये बताओ किसके क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के बता दो। सर क्या बात है, एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहां से लाइन गया, तो पहले ये अपॉन ये लोगे, क्या लिखोगे, MQ अपॉन QP इक्वल टू, MQ से रिलेटेड कौन सा है, MN, और यहाँ पे कौन सा है, PN। जस्ट यहाँ पे वैल्यूज रखो और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो सॉल्व हो जाएगा। देन इसके बाद अगर आगे देखोगे, देखो 3 लाइन दिखाई दे रहे, 3 लाइन दिखाई दे रहे मतलब ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन के क्वेश्चन है। और तो हम क्या लिखेंगे, AP अपॉन PD, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, BQ अपॉन QC। ऐसा रिवीजन शायद ही आपको किसी ने करा के दिया होगा,
अराउंड 14 मिनट्स तक हम फर्स्ट लेसन को लगभग पहुंचने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये सिमिलर वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? सिमिलर। कभी भी किसी भी दो ट्राइंगल को अगर हमें सिमिलर बताना है, देखो यहाँ पे पूछा है कि स्टेट विच ऑफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। यहाँ पे टेस्ट पूछा है, मैं आगे करस्पॉन्डेंस का नहीं बता रहा हूँ। अगर कभी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर पूछा है तो एक चीज हमेशा याद रखना कि दो एंगल से पहले ढूंढने की कोशिश करना। कितने एंगल से? दो एंगल से। दो एंगल से ढूंढने की कोशिश करना। यहाँ पे ई लिखा है, शायद आपको डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ 75 डिग्री लिखा है और यहाँ पे भी 75 डिग्री लिखा है, वहां डी है। चाहिए तो इसको अपन नीचे ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में, ये अब हम थर्ड एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। ये 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है और ये ई लिखा है। इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पहले दो ट्राइंगल को ढूंढना होता है कि वो दो ट्राइंगल कौन से हैं। जैसे कि मैंने पहला ट्राइंगल लिखा, ट्राइंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्राइंगल मैंने लिखा। दूसरे ट्राइंगल का नेमिंग मैंने कहाँ से लिखा? देखो इसके लास्ट में सी है तो दूसरे ट्राइंगल के लास्ट में भी सी होना चाहिए, तो सी लिख दिया। उसके पहले यहाँ पे बीच में 70, तो इसके बीच में 70 है, डी है और यहाँ पे ई। नेमिंग तो वैसे आगे पीछे लिख सकते हो पर करस्पॉन्डेंस में प्रॉपर लिखना होता है। अब यहाँ पे दो चीजें चाहिए। कभी भी किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए एंगल से दो चीजें चाहिए। यहाँ पे कोई भी साइड का मेजरमेंट नहीं है तो एंगल से। तो एक जोड़ी तो आपको तुरंत दिख रहा है 75 75, तो मतलब यहाँ पे एंगल बी जो है, बी का 3 लेटर में नेमिंग क्या आएगा? ए बी सी, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल का है तो एंगल क्या आएगा? ए बी सी। ये कॉन्ग्रेंट है, किसको कॉन्ग्रेंट है? इस एंगल को। इस नेमिंग का, इसका नेमिंग क्या आएगा? ई डी सी। क्या आएगा? एंगल ई डी सी। और यहाँ पे क्या लिखोगे? इच 75 डिग्री। देन इसके बाद दूसरा, हमेशा याद रखना दूसरा एंगल, ये दोनों को ध्यान से देखना और देखना कि इसमें रिपीट कौन हो रहा है। ए रिपीट है क्या? बी रिपीट है क्या? सी रिपीट है? अरे सर सी रिपीट है। तो ये देखो कॉमन एंगल दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। यहाँ पे क्या आएगा? कॉमन एंगल। और देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर होने के बाद उसका रीजन हमेशा डाल देना बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो कोशिश करना कि मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ही कवर हो जाएगा। तो हमेशा जब भी एंगल का आता है, और साइड का तो आपको पता है, जैसे एक साइड का मैंने एग्जांपल लिया ये। अब देखो यहाँ पे एंगल का कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे अपने को तीनों का तीनों साइड लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे एक है, आपको दिख रहा है कि नहीं, पी क्यू। तो यहाँ पे मैं पी क्यू, अगर समझो मैंने इसका ये साइड लिया तो यहाँ पे से कौन सा लूंगा? एल एम। तो यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू कितना है? 6 और इसका कितना है? 3। तो फाइनली कितना आएगा? 2/1। दूसरा अगर मैंने समझो इसका नीचे का साइड लिया क्यू आर और यहाँ पे क्या लिया? एम एन। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? 8/4। तो ये भी क्या है? 2/1। और तीसरा साइड अगर मैंने हाइपोटेनियस, यहाँ पे 90 तो नहीं है, पी आर अपॉन एल एन लिया, तो फाइनली यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे भी कितना है? 2/1। अगर मैं तीनों को ध्यान से देखूंगा तो तीनों के वैल्यूज क्या है? सेम है। अगर तीनों के वैल्यू सेम है तो हमारा जो ट्राइंगल का जो तीनों पार्ट है, तीनों साइड प्रोपोर्शन में है, और इससे हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा बाय एस 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 टेस्ट। तो कभी भी अगर आप साइड से सिमिलर बता रहे हो तो हमें क्या चाहिए? तीनों साइड चाहिए, या तीन साइड या एक एंगल भी ले सकते हो। पर अगर एंगल से बता रहे हो तो दो एंगल में काम हो जाता है सिमिलैरिटी में। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिया है क्योंकि क्वेश्चन से ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है और हमें क्या करना है? सबसे पहले ये ट्राइंगल को क्या करना है? सिमिलर बताना है। सिमिलर का सिंबल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सिमिलर का सिंबल ऐसा है, मतलब ट्राइंगल का नाम क्या है? सी पी ए एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। बहुत इजी है यार सिमिलर बताना। अगर ध्यान से देखोगे सी पी ए वाला ट्राइंगल कौन सा है? सी पी ए, ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है? सी बी क्यू, ये वाला। उसको अलग मार्किंग देता हूं ऐसा, ये वाला है। अगर दोनों में ध्यान से देखोगे तो जैसे मैंने 75 बोला था तो वैसे यहाँ पे एक एक 90 मिल गया है, एक काम हो गया है। और दोनों में देखो रिपीट कौन सा हो रहा है? तो एंगल सी रिपीट हो रहा है, तो एंगल सी क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल। तो ट्राइंगल अपना सिमिलर हो गया। अब ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद आपको ऐसा अगर कुछ दिया है तो समझ जाना कि अपने को सम सॉल्व करना है। क्या करना है? सम सॉल्व करना है। और कभी भी सिमिलर को हम कैसे लिखते हैं? अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो अपन क्या लिखेंगे? सीपी, यहाँ का सीपी लेंगे, इसमें का भी 2 लेंगे, सीपी अपॉन सी क्यू। यहाँ का पी ए लास्ट का 2 तो वहां का भी लास्ट का 2, यहाँ का फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ का भी फर्स्ट एंड लास्ट। रीजन क्या लिखेंगे? सी एस एस टी, याद रखना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल।
जस्ट ये सब वैल्यू इसके अंदर पुटअप करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको AC का आंसर तुरंत आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादा इस एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन ही प्रेफर किया है। इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमेशा याद रखना कि इसके अंदर ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल से सिमिलर बता देना। अब ट्राइंगल को सिमिलर बताना बहुत इजी है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, एक जोड़ी मिल गया, दो ही जोड़ी ढूंढना है। ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, तो मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट है अल्टरनेट एंगल से, तो दो जोड़ी मिल गया, हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो गया। और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ट्राइंगल सिमिलर के टाइम पे एक और चीज ध्यान में रखना, जैसे आप इसका नेमिंग लिखते हो, जैसे मैंने इसका नेमिंग लिखा COD, ऐसा मैं गया, तो दूसरे वाले का आपको ऐसे आना है। अगर कोई ऐसे जाएगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। अब आप इसके साइड को प्रोपोर्शन में लिखो और फटाफट आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिमिलरिटी वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। हमें दो चीजें दी है ऑलरेडी, तो बस एक ही चीज की जरूरत है, दो साइड हमें प्रोपोर्शन में दी है, तो बस अपने को या तो एक एंगल चाहिए तो एंगल ले लो वर्टिकली, और ये दो हो गया तो साइड एंगल साइड, टेस्ट से ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसके बाद तो सिमिलरिटी पे उतने क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कभी भी ट्राइंगल में देखने का कि ट्राइंगल अगर सिमिलर दिया है, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझना, ट्राइंगल सिमिलर दिया है और दो ट्राइंगल का एरिया है और यहां पे कोई भी दो साइड की बात की गई है, दो साइड की बात की गई है, हमेशा याद रखना दो साइड की बात की गई है और दो ट्राइंगल है, और क्वेश्चन में ट्राइंगल सिमिलर पहले से ही दिया है, तो समझ जाना एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम लगेगा। और बहुत इजी है, देखो ये मैं लिख रहा हूं, पहला वाला ट्राइंगल ABC और दूसरा वाला ट्राइंगल PQR मैंने लिखा। इससे रिलेटेड कौन सा साइड दिया है दोस्तों, AB है, और इससे रिलेटेड कौन सा है, PQ है। ऐसे लिखना है और याद रखना कभी भी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में साइड का स्क्वायर होता है। और बस यहाँ पे रीजन लिख दो, कभी भी जैसे BPT अप्लाई कर रहे हो तो गिवन में आपको पैरेलल लिखना होगा, एंगल बाइसेक्टर के लिए गिवन में आपको एंगल बाइसेक्टर लिखना होगा, ट्रांसवर्सर के लिए तीनों लाइन पैरेलल गिवन में लिखना होगा, तो इसके लिए आपको गिवन में ये लिखना होगा कि ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर होगा तो ही हम ले सकते हैं। जस्ट इसके वैल्यूज को पुट करो, ये 16 है, ये 25 है, ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर गायब करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा, यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब स्क्वायर गायब हो जाएगा तो तुम्हें पता है ये 4 है, ये 5 है, और AB अपॉन PQ। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के सम आएंगे, आप मेरा वन शॉट वीडियो देखोगे समझ जाओगे। चलो अभी देखो ये क्वेश्चन है, फिर से आप समझ जाओ, यहाँ पे सिमिलर दिया है गिवन में और दो साइड की बात की गई है, और तो समझ जाओ कि तुरंत एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है। ये क्या आएगा प्लीज बताना। तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन अराउंड 23 मिनट्स में हमने फर्स्ट लेसन कवर कर दिया। अब देखो सेकेंड लेसन में क्या क्या चीजें याद रखना है। सेकेंड लेसन में सबसे पहले कि कभी भी अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, समझो ये आपको 6 दिया है और ये आपको 8 दिया है और आपको ये वैल्यू पूछा है, ऐसा कभी भी एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो समझ जाना कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी है, AC का स्क्वायर लेना, 90 के सामने वाले साइड का स्क्वायर लेना, देन AB का स्क्वायर लेना, एंड देन इसके बाद किसका स्क्वायर लोगे, BC का। ये हमेशा याद रखना। अगर समझो तुम्हारा ट्राइंगल ऐसा है और 90 का यहाँ है, समझो ये S है, ये T है, ये K है, बताओ कैसे करोगे। अगर समझो ये वैल्यूज पता है आपको 3 और ये 5 पता है, ये नहीं पता है, तो भी आप वही अप्लाई करोगे। ये 90 बस दिखा तुरंत समझ जाना पाइथागोरस थ्योरम। अब 90 दिखा तो 90 के सामने वाला साइड कौन सा है, SK है, SK का स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आएगा HT का स्क्वायर, और देन यहाँ पे क्या आएगा TK का स्क्वायर। बस रीजन क्या लिखना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जस्ट वैल्यू पुट अप करो, सम सॉल्व हो गया। अब इसके बाद एक और चीज के बारे में आपको बता दूं, कभी भी अगर ट्राइंगल के अंदर, कभी भी ट्राइंगल के अंदर एक 90 का एंगल है, एक 60 का एंगल है, तो समझ जाना कि बचा हुआ एंगल 30 का रहेगा। और ABC, और समझो अगर आपको ये 16 दिया है और आपको बोला कि ये फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करो, 30 60 90 कभी भी दिखाई दिया
तो 30 के जो सामने वाली साइड है दोस्तों, 30 के सामने जो साइड है उसका नाम क्या है, BC है। वो हमेशा हाफ होता है, किसका हाफ होता है, हाफ होता है, किसका हाफ होता है, हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस दोस्तों क्या है, AC। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू AC कितना है दोस्तों, 16 है। तो BC का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 8 यूनिट जो भी है। और कभी भी अगर 60 के सामने वाला जो साइड है, 60 के सामने कौन सा साइड है दोस्तों, AB, वो हमेशा याद कर लो, ये √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AC। तो यहाँ पे √3/2 इंटू AC कितना है अपना, 16। तो ये 8 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे 8√3 आ गया AB का वैल्यू। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कभी भी अगर आपको ट्राइंगल के अंदर 30 या 60 कुछ दिखा तो समझ जाना कि ये हमें पाइथागोरस का 30, 60, 90 से सॉल्व करना है। सम इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई, ध्यान दो। तो 30 के सामने वाला साइड बस याद रखो हाफ रहता है, किसका, हाइपोटेनस का। अगर समझो हाइपोटेनस जैसे 16 है तो यहाँ पे 8 आया, अगर समझो 20 है तो यहाँ पे कितना है, 10 आएगा। वैसे ये जो 60 के अपोजिट जो साइड है, ये 30 के अपोजिट वाला मैंने बताया, 60 के अपोजिट जो साइड है वो √3/2 इंटू हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। देन इसके बाद सब कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर एक ही बार सम दिखाता हूं। देखो कभी भी क्वेश्चन में यहां पे एक 90 है और यहां पे एक 90 है, मेरी चीजों को ध्यान से समझना। यहां पे एक 90, यहां पे, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी रह सकता है। यहां पे एक 90 है, यहां पे एक 90 है, ऐसा भी हो सकता है। अगर समझो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। बहुत कंफ्यूजन बच्चों को जो चीज होता है, आज वो दूर करने के लिए मैं आया हूं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया है, 6 है, यहाँ पे 8 है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है। कभी हो सकता है ये क्वेश्चन मार्क ना देके यहाँ पे 8 दिया हो, ये 6 दिया हो, ये क्वेश्चन मार्क दे, कैसा भी हो सकता है। बस ट्राइंगल अगर यहाँ 90 है, यहाँ 90 है और इस तरह है तो समझ जाना ये है ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और उसमें हम क्या करते हैं, जो बीच वाली गली है ना दोस्तों QS की, उसका स्क्वायर लेने का, उसका क्या करने का, स्क्वायर। और ये जो QS है उसके अंदर ये दो जो कौन से साइड है, कौन सा है, ये PS है और यहाँ पे क्या है, SR है। दोनों को मल्टीप्लाई में लेने का हो गया। जस्ट फिर वैल्यू पुट अप करो और सम सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे QS स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना है, 6 है, इसका 8 है। जस्ट दोनों का मल्टीप्लाई जो आता है अंडर रूट फॉर्म में सॉल्व कर दो। सेम यहाँ पे भी वही है, बीच वाला क्या है, AD है, AD का स्क्वायर, और यहाँ पे जो नीचे है BD इंटू क्या आएगा, DC। बस थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, एक 30, 60, 90 का बताया पाइथागोरस थ्योरम में, एक आपको नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बाद में एक ऐसा बताया, एक आपको ऐसे वैल्यूज दिए होंगे 3, 4, 5, बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। बहुत इजी, कैसे सॉल्व करेंगे, जो ग्रेटर होगा उसका स्क्वायर लेने का 25, फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, ग्रेटर मतलब जो ग्रेटेस्ट होगा, मैं ग्रेटर बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा होगा, और जो रिमेनिंग है उसका स्क्वायर लेने का, इसका 9 और इसका 16, तो ये भी कितना हुआ 25। ये दोनों अगर मैच हो गए, 25, 25 अगर मैच हो गए तो समझ जाना ये जो नंबर्स दिया है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर ये मैच नहीं हुए तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर है 6, 8, 9, क्या करोगे, पहले किसका स्क्वायर लोगे, 9 का, फिर रिमेनिंग स्क्वायर दोनों का प्लस करो, अगर वैल्यू सेम आती है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं आती है तो नहीं है, बात खत्म। इस टाइप की चीजें आपको पता होना चाहिए, पति बोल रहा हूं। देन इसके बाद नेक्स्ट है, एक आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में एक मिड पॉइंट, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, और मीडियन, ये दो चीज दिखाई दिया ना दोस्तों तो समझ जाना ये अपोलिनियस थ्योरम का क्वेश्चन है। किसका, अपोलिनियस थ्योरम। बहुत डिफिकल्ट है बट उसका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। अब उन्होंने बोल दिया कि AC इज द मीडियन, या ऐसा भी बोल सकते हैं C इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो मतलब भाई ये मीडियन है, तो तुरंत अपोलिनियस के ऊपर फिदा हो जाने का। अपोलिनियस कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस वाले साइड का स्क्वायर, देखो मैं ले रहा हूं AB स्क्वायर, फिर उस वाले साइड का, नदी के उस पार कौन सा साइड है, AD स्क्वायर ले लिया, AD स्क्वायर इक्वल टू, फिर जो बीच में आया है वो लेने का AC स्क्वायर। बस याद रखना कि जब बीच में लोगे तो इसके साथ 2 होना चाहिए, और ये दोनों में से कोई एक ले सकते हो जिसका तुम्हें वैल्यूज पूछा होगा, नहीं तो फिर रैंडमली कुछ भी ले लेना। जैसे मैं यहाँ पे BC ले रहा हूँ, BC स्क्वायर, बस ये 2, कितना, ये अपोलिनियस थ्योरम है। फिर अगर समझो यहाँ पे तुम्हें 6 दिया, यहाँ 8 दिया, यहाँ 7 दिया, क्वेश्चन मार्क, तो सबके वैल्यूज पुट करो, सॉल्व कर लो। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ,
ऐसा है, ये ऐसा है, ये एस है, ये टी है, ये के है, ये यू है। बताओ ये बोल दिया कि मीडियन है। मीडियन वर्ड पढ़ लेना, नहीं तो ऐसे ही मत चालू हो जाना। बीबीटी कब अप्लाई होगा? पैरेलल वर्ड। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, एस टी का स्क्वायर प्लस क्या करोगे, एस यू का स्क्वायर, फिर क्या करोगे, बीच वाले एस के का स्क्वायर, पर ये 2 रहना चाहिए और नीचे का कोई भी एक ले लो, टी के का स्क्वायर 2 बाय अपोलिनस थ्योरम। तो यहाँ पे इस लेसन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल एबीसी लिया है। अब इस ट्राइंगल में बी का वैल्यू 90 है। देखो आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे और ए का वैल्यू कितना 30 है, ये 30 है, तो रिमेनिंग 60 आएगा। और हमें ए सी का वैल्यू पता है, ये 14 है, तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, ए बी का और बी सी का। तो 30 के सामने जो साइड है वो हाफ हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और 60 के सामने जो साइड है वो √3/2 इंटू 14 हो जाएगा, मतलब 7√3 आएगा। हो गया सॉल्व। देन यहाँ पे देखो एक 90 यहाँ दिख रहा है, एक 90 यहाँ दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। मैं पूरे एग्जाम्पल्स के साथ बहुत सारी चीजें कवर कराते जा रहा हूँ। देन प्लीज अभी आप अपने दोस्तों को भेज दो, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी ही ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आएंगे। और जिसने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा होगा फिर भी उसका बहुत सारे चीजें कवर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे सेम आपको पता है क्यू एन का आंसर निकालना है, तो हमने थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन सॉल्व किए, याद है? इसके पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट के पहले देखो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, उससे सम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देन इसके बाद देखो यहाँ पे बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और बोला है कि साइड मेकिंग राइट एंगल आर 9 एंड 12, बोल रहे कि जो राइट एंगल वाली साइड है वो 9 और 12 है। तो बोल रहे कि लाइन लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस का लेंथ निकालो। फर्स्ट जैसे ही बताया, इसका स्क्वायर ले लो, इसके स्क्वायर का प्लस कर दो, आ जाएगा सॉल्व। देन इसके बाद यहाँ पे, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, ये वाले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि एलिमेंट जो है वो राइट एंगल है या नहीं है। तो इसमें भी सेम जैसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट सॉल्व करते थे ना, जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसका स्क्वायर लो, 13 का स्क्वायर लो 169, और रिमेनिंग दोनों का स्क्वायर का प्लस करो, 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का प्लस करो। अगर वो भी अगर 169 आ जाता है तो मतलब ये जो है वो राइट एंगल है, और अगर नहीं आता तो राइट एंगल नहीं है। जैसे आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया ना, उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया, ये भी आपको सिखा दिया हूँ, प्लीज सॉल्व कर लेना। चलो चलते हैं। देखो ये मिड पॉइंट आया, देखो सब टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मिड पॉइंट आया और आपको 3 साइड्स यहाँ पे दिए हैं और आपको क्यू आर निकालना है। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। तुरंत डायग्राम खुद से ड्रॉ कर लो, पी क्यू आर। क्या बोला है आपको, एस इज द मिड पॉइंट ऑन क्यू आर, मतलब यहाँ पे एक एस मिड पॉइंट है, तो इसको ज्वाइन कर दो। अब मैंने सीखा है अपोलिनियस से सम सॉल्व कर लो। पी क्यू का वैल्यू 11 दिया है, इसका वैल्यू 17 दिया है, पी एस का वैल्यू 13 दिया है, और क्यू आर का वैल्यू अपने को पूरे क्यू आर का वैल्यू चाहिए, तो पहले आप क्यू एस निकाल लो, उसका डबल कर दो, क्यू आर आ जाएगा। नेक्स्ट लेसन, सर्कल लेसन। कैसा लगा? आप देखो, अब सेकेंड लेसन अराउंड मैंने 10 मिनट में ही रिवाइज करा दिया। सर्कल लेसन में कुछ चीजें हैं, अभी से ही आपको बता दे रहा हूँ। देखो सर्कल लेसन बहुत हार्ड लगता है, और सर्कल पे मैंने 1 शॉट वीडियो बना दिया है अराउंड 1 घंटे 10 मिनट का। प्लीज यार देख लेना पूरा। अगर उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपका सर्कल लेसन का टेंशन ही खत्म। पाइथागोरस पे ही मैंने रिसेंटली बनाया, 23 मिनट्स का 1 शॉट वीडियो है। अब देखो यहाँ पे 3-4 चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे ये सर्कल है, ये टेंजेंट है। हाँ सबसे पहले जो बेसिक है, जिसको कुछ नहीं आता उसको बता दे रहा हूँ। ये सेंटर बोलते हैं इसको। सेंटर से अगर कोई भी लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ऐसा ऐसा कोई भी लाइन, इसको रेडियस बोलते हैं। और सर्कल के अंदर सेंटर पे से अगर कोई लाइन पास हो रही है एंड टू एंड, तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। और सर्कल में, सर्कल से अगर कोई लाइन टच होके जा रही है तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। सर्कल से अगर कोई लाइन ऐसे क्रॉस होके जा रही है, इसे अपन सेकेंड बोलते हैं। तो एटलीस्ट टेंजेंट पता होना चाहिए, डायमीटर पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। बाकी अगर कुछ नहीं पता होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इस लेसन में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। कहीं पे भी आपको टेंजेंट और रेडियस साथ में दिखा, मैंने ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे हमेशा एंगल कितने का आएगा, 90 का। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो हमेशा ये एंगल कितने का आएगा, 90 का आएगा।
जैसे यहाँ पे एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 90 और इसका रीजन हम देंगे टेंजेंट थ्योरम, टीटी मतलब टेंजेंट थ्योरम। तो मैं टेंजेंट थ्योरम को यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि ये टेंजेंट थ्योरम है, सेगमेंट थ्योरम बता रहा हूँ। तो ये जो थ्योरम है वो कौन सा है, टेंजेंट थ्योरम है। याद रखना कभी क्या आएगा, टेंजेंट एंड रेडियस। देन इसके बाद टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, अगर दूर पे से एक्सटर्नली एक पॉइंट है वहां से एक टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा हूं और यहां से भी एक टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा हूं, हमेशा ये दोनों टेंजेंट का जो मेजरमेंट होगा, जैसे यहाँ पे P है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो हमेशा जो PA का जो मेजरमेंट होगा वो इक्वल होगा, किसको इक्वल होगा, PB को। अगर सपोज ये 6 है तो ये भी कितना आएगा, 6। अगर इस टाइप का आया तो समझ जाना टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, और ये क्या है, टेंजेंट थियरम। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हूं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं समथिंग, और यहाँ पे ACB का वैल्यू हमें कितना दिया है, 52, और अपने को ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये वन शॉट वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया है। तो देखो यहाँ पे पहले ये दोनों एंगल अपने को मिल जाएगा, ये देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 आ जाएगा। और रीजन क्या लिख देंगे, टेंजेंट थ्योरम। आंख पे लाइट बहुत पड़ रहा है मेरे। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये भी 90 हो जाएगा। अब ये 90, ये 90, ये 52, तीनों को प्लस करो, 360 में से माइनस करो तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कल लेसन का, जहां पे एक जगह पे इंटरनली दिखाई दे रहा होगा, एक जगह पे एक्सटर्नली दिखाई दे रहा है। इंटरनली और एक्सटर्नली वाले सम भी बहुत एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें दो रेडियस आपको दिया होगा, कभी कभार हो सकता है डायमीटर दिया है तो उसको हाफ कर लेना। अब जो ग्रेटर रेडियस है उसको अपन क्या लेंगे, कैपिटल आर से, और जो स्मॉलर है उसको हम क्या लेंगे, स्मॉल आर से, सेंटीमीटर आप लिखना। सेम यहाँ पे भी दूसरे वाले सम में भी एक कैपिटल आर दिया है 5.5 और स्मॉल आर जो है वो 4.2 है। अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों सम में, एक है एक्सटर्नली और एक है इंटरनली। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर को मैं डी लिख रहा हूं, तुम पूरा सिस्टमेटिक लिखना। अब यहाँ पे पहला कैपिटल आर लिखना, फिर स्मॉल आर, कैपिटल आर लिखना, फिर स्मॉल आर, दोनों सम साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। घर के बाहर अपना बिहेवियर कैसा होता है दोस्तों, ये सम को ऐसे ही याद रखना। घर के बाहर मतलब एक्सटर्नली हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। कैसा रहता है, अच्छा, मतलब हम जैसे हमारे अंदर बहुत मस्ती रहती है, हम बाहर जाके नहीं दिखाते, तो हमारा बाहर एक्सटर्नली हमारा बिहेवियर जो है, दूसरा वाला सम एक्सटर्नली का है, ये एक्सटर्नली का सम है, तो हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। इंटरनली हमारा बिहेवियर कैसा रहता है दोस्तों, ये पहला वाला सम इंटरनली तो माइनस। जस्ट अब यहाँ पे ये वैल्यूज रख दो, 4.8 माइनस 3.5, सर इतना इजी करा दिया। 1.3 देख लो, 1.3 क्या है, 5.5 प्लस 4.2, जस्ट इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है, 9 पॉइंट समथिंग, 9.7 आ रहा है, क्या है, हो गया। बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आने के चांसेस है। नेक्स्ट है, अब कुछ चीजें यहां से आपको बता देना चाहता हूं। ये देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है। कभी भी इस टाइप का ये भी समझ लो कॉन्सेप्ट सर्कल लेसन का, दो चीजों को समझ लोगे ना तो जिंदगी जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे समझो ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे एस है। यहाँ पे ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे पी है। कभी भी अगर सर्कल के सेंटर से कोई एंगल बना है, जैसे यहाँ पे देखो सर्कल के सेंटर से एंगल बना, तो इस एंगल का नाम क्या आएगा, एंगल ए ओ बी। ये एंगल हमेशा इस आर्क को, जो मेजर ऑफ आर्क है, मेजर ऑफ आर्क को कैसे लिखेंगे, मेजर ऑफ आर्क ए एस बी, क्या लिखेंगे, ए एस बी। ये जो एंगल है, ये एंगल हमेशा इस आर्क को क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमेशा याद रखना, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। कभी कभी ये 70 दिया होगा और पूछा होगा ये कितना है, तो वो भी 70 आएगा बाय सेंट्रल एंगल या तो बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। ऐसे लिख देना कि ये हमेशा सेंट्रल एंगल को इक्वल होगा। बट कभी भी अगर तुम्हारा एंगल लास्ट तक टच है तो हमेशा याद रखना वहां पे इंस्क्राइब एंगल थ्योरम लगेगा। कौन सा थ्योरम लगेगा, इंस्क्राइब। अब मुझे बताओ, यहां पे इंस्क्राइब लगेगा, लगेगा सर, क्योंकि लास्ट में एंगल टच है। सर यहाँ पे सेंटर से एंगल बन रहा है तो सर इक्वल होता है। सर यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि वो ना तो सेंटर से है ना तो लास्ट तक टच है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे लास्ट तक टच है, तो यहाँ पे एंगल का नाम क्या आएगा, एंगल ए बी सी। एंगल क्या आएगा, ए बी सी। ये हाफ होगा, ये जैसे इक्वल होता है तो ये क्या हो जाता है, आर्क का हाफ हो जाएगा। ये आर्क का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आर्क क्या है हमारा, मेजर ऑफ आर्क, आर्क का नाम क्या आएगा, ए पी सी। ये आर्क का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये वाला एंगल आर्क का क्या हो जाएगा, हाफ। तो याद रखना, ये दोनों चीजें याद रखोगे, इसके ऊपर ही भाई क्वेश्चन आता है। इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, और इसका रीजन क्या लिखोगे, इंस्क्राइब एंगल
थियरम, और इसका एंगल क्या लिखो, इसका रीजन क्या लिखोगे, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हो, या तो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क भी लिख सकते हो। और अगर समझो ये मेरा माइनर आर्क अगर समझो 70 है, तो मेजर आर्क कितना आएगा, 360 में से माइनस कर दो, 360 में से माइनस कर दोगे 290 आ जाएगा। देन इसके बाद थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट है, समझ लो कि यहां पे अगर बोला है कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, अगर समझो यहाँ पे ये दोनों आर्क सेम है, ये आर्क और ये आर्क बोला है उन्होंने सेम है, तो इस कॉर्ड का मेजरमेंट अगर उन्होंने 5 सेंटीमीटर बोला है, तो दोस्तों ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, याद रखना। तो ये एक सिंपल सा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, एक आध मार्क्स के क्वेश्चन आए। देखो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये एंगल हमेशा इस आर्क का क्या होगा, हाफ होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट, हाँ ये देखो, ये जो एंगल है, इस एंगल का आर्क का नाम क्या है, पीटीआर। जो दूसरा वाला एंगल है उस के भी आर्क का नाम क्या है, पीटीआर। दोनों के आर्क का नाम क्या है, पीटीआर। अगर एंगल दोनों के दोनों एंगल अगर एक ही आर्क में आते हैं, पहला वाला भी एंगल पीटीआर में आया, दूसरा वाला भी एंगल पीटीआर में आया, तो दोनों के मेजरमेंट सेम होंगे। तो ऐसा सम 1 मार्क्स के लिए तुम्हें आ सकता है, ये समझो 70 है तो ये भी कितना आएगा, 70। तो वही चीज लिखा है, थोड़ा नीचे कर दो दिखाई देगा। चलो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे बोला है कि अगर सेमी सर्कल में अगर हम इंस्क्राइब एंगल ड्रॉ करते हैं, ये इंस्क्राइब एंगल ड्रॉ होगा क्योंकि एंड तक टच है, और ये सेमी सर्कल है, मतलब इस आर्क का मेजरमेंट 180 है दोस्तों। तो 180 है तो ये एंगल हमेशा हाफ होता है, तो ये 90 होगा। तो वही लाइन लिखा है कि एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्तों का, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कोई एमसीक्यू में भी मार्क्स न जाए, इसलिए सब चीजें बताते जा रहा हूं। नेक्स्ट है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है पर इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि कभी भी अगर कोई भी सर्कल है और सर्कल के समझो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके एंड पॉइंट से, उसके वर्टाइसेस से एक सर्कल पास है, तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो उसमें हमेशा क्या होगा, समझो ये एंगल 80 दिया है, ये एंगल कितना दिया 80 सपोज, तो ये एंगल और इसके सामने वाले एंगल का प्लस जो है वो 180 होता है। जैसे एंगल डी प्लस एंगल बी जो है वो कितना होगा, 180, इस टाइप के डायग्राम में। तो अगर सपोज ये 80 है, तो अगर 80 उधर जाएगा माइनस होगा तो कितना आएगा, 100। वैसे ही ये दोनों का भी प्लस कितना होगा, ये दोनों का ही प्लस 180 होगा। अगर सपोज ये 100 है, या तो समझो ये 20 है, तो आप 180 में से 20 माइनस करके ये निकाल दो 160। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। कभी भी अगर इस तरह का डायग्राम आया और आपको सपोज ये एंगल निकालने के लिए बोला, एंगल ए ई सी, ये वाला एंगल, ये एंगल निकालने के लिए बोला, ऐसा डायग्राम है और हमें आर्क का वैल्यू दिया है और बोला है ये एंगल निकालने के लिए, तो ये वाला आर्क और ये वाला आर्क लेना और दोनों को प्लस करना और हाफ कर देना। जैसे कि इस आर्क का मेजरमेंट अगर समझो 50 दिया है, इस आर्क का समझो अगर 50 दिया है, तो दोनों को क्या करना, 50 प्लस 50 और बाहर क्या ले लेना, हाफ। तो मतलब ये दोनों का प्लस 100 डिवाइड बाई 2 50। तो याद रखना, ये देखो यहाँ पे वही लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सब। सेम अगर समझो हमें ये आर्क, ये एंगल नहीं पता है, अगर समझो हमें ये एंगल पता है, ये एंगल अगर समझो हमें पता है, अब देखो यहाँ पे हमें अगर ये एंगल पता है तो ये दोनों आर्क का लेने का, ऐसा सब मैंने एक्सरसाइज में करा है। अगर समझो ये 60 है और ये 50 है, तो बहुत इजीली है, दोनों को प्लस करो और हाफ कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट बीच के एंगल का। नेक्स्ट है इसके बाद, अगर यही आर्क मतलब ये कॉर्ड जो है अगर बाहर तक जाता है, तो आपको क्या करना है, ये जो बड़ा वाला आर्क है जो एंगल के अंदर आ रहा है और ये जो छोटा वाला आर्क है जो एंगल के अंदर आ रहा है, ये वाला आर्क है और ये वाला आर्क है, इसमें से इसको माइनस करो। इसके पहले वाले में आपने प्लस किया था ना, इसमें से इसको माइनस करो। जैसे अगर समझो ये 50 है और ये 30 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, 50 में से 30 को माइनस करो और बाहर हाफ ले लो, तो हाफ ये कितना आएगा 20, मतलब आंसर कितना आएगा 10 डिग्री, मतलब अपना जो एंगल है कितने का आएगा 10 डिग्री। तो यहाँ पे वही दिया है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो वही दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने ला दिया है, क्वेश्चन भी आप देख लो। यहाँ पे देखो मेजर ऑफ आर्क है, अपने को ये वाला आर्क पूछा है। अब देखो ये वाला कौन से टाइप का सम है, ये वाले टाइप का। बस आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें 125 में से 37 को माइनस कर दो और हाफ कर दो, जो आंसर आए। यहाँ पे देखो आर्क वाला सेम क्वेश्चन है, एंगल कौन सा अपने को पता है, ए बी ई, ए बी ये पता है, तो ये वाला आर्क और ये वाले आर्क का प्लस करके हाफ कर दो।
तो इस बार अपने को ये एंगल पता है, तो ये दोनों आर्क को प्लस करो, सॉल्व हो जाएगा। मैंने वन शॉट में सॉल्व करा है। देन इसके बाद अब देखो ये तीनों प्रॉपर्टी अपने को पता होना चाहिए। ये वाला भी डायग्राम सब पीछे की तरह ही लगेंगे, बट यहाँ पे हमें अंदर के पार्ट पता है, यहाँ पे हमें कोई आर्क का वैल्यू नहीं पता होगा। जैसे यहाँ पे अगर समझो कॉर्ड अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ईजी है। ये ए इंटू ई बी लिखने का, क्या लिखने का, ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इंटू ई बी इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, सी ई इंटू क्या आएगा, ई डी। ये हो गया। बस क्या लिखोगे, कॉर्ड इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। वहां भी सेम डायग्राम था, देखो वहां पे भी ना सेम डायग्राम है, देखो सेम डायग्राम है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे अपने को आर्क का मेजरमेंट पता होगा। ये आर्क का मेजरमेंट पता होगा, वहां पे ये अंदर के मेजरमेंट पता होंगे। अगर ऐसे पता है तो जस्ट इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो याद रखना, दोनों में डिफरेंस याद रखना। देन अगर देखो ये वाला भी डायग्राम पीछे की तरह सेम है, बट यहाँ पे हमें कोई आर्क का वैल्यू नहीं दिया होगा, यहाँ पे हमें ये सब साइड के वैल्यू दिए होंगे, तो समझ जाना कि ये इस एक्सरसाइज का सम है। तो बहुत इजी है। इस सम को मैं हमेशा कैसे याद रखने बोलता हूं, बाहर वाला पार्ट मल्टीप्लाई बाय पूरा। देखो बाहर वाला पार्ट कौन सा है, ई बी है सर, ई बी मल्टीप्लाई बाय पूरा, पूरा क्या है, ई ए है सर, इक्वल टू सेम नीचे भी अप्लाई करो, सेम नीचे क्या आएगा, बाहर वाला पार्ट ई डी फुल मल्टीप्लाई क्या आएगा, ई सी। हो गया, फुल मल्टीप्लाई बाय ई सी। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए ई मतलब ये हो गया, ई बी मतलब ये हो गया, ई डी मतलब ये हो गया, और सी मतलब ये हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये देखो ये क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या है दोस्तों, सिकेंट है। तो दोनों में डिफरेंस समझ के चलना। और कभी ऐसा आता है टेंजेंट और सिकेंट आता है, तो ये जो टेंजेंट है इसका स्क्वायर लेने का, मतलब ईडी का स्क्वायर लेने का, और यहाँ पे वही रूल अप्लाई करने का जो ऊपर अप्लाई किया। बाहर क्या है, ई ए है, और पूरा क्या है, ई बी है, और इसका नाम आता है टेंजेंट सेकेंड थियरम, सेगमेंट थियरम। क्या आएगा, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। एक बार चाहिए तो फिर से एक बार पीछे करना, और सर्कल लेसन के वीडियोस को मेरा एक बार रिवाइज कर लेना, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मुझे बताओ, देखो ये टेंजेंट है, ये सेकेंड है, तो कौन सा वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, लास्ट वाला। अगर ऐसे सम तो मैंने वन शॉट में तो सब कराया है, तो अभी कैसे मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए देखो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है, अभी मैं यहाँ पे ना तो कंस्ट्रक्शन बॉक्स से चीजें बता सकता हूँ, तो भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कौन सा सम करना चाहिए। इसमें देखो दो टाइप के सम है, इसको अगर ध्यान से देखोगे, ये अगर ध्यान से ये सब चीजों को ध्यान से देखो, मैं इसमें हमेशा इतना इजी कर देता हूँ कि हो सकता है कि आपका 4 मार्क्स और के क्वेश्चन में लास्ट में 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो उस टाइम पे आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए आप सर्कल कंस्ट्रक्शन लेसन तो बहुत अच्छे से करके आना। और मैंने स्पेशली 2022 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए कंस्ट्रक्शन मेरे हाथ से ड्रॉ करके दिया है, तो ये कंस्ट्रक्शन तो मैं यहाँ पे बना नहीं सकता हाथ से। अगर मैं पेज पे ड्रॉ किया हूँ, तो आप कंस्ट्रक्शन गिरी ट्यूटोरियल सर्च करोगे ना, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे, मैंने हाथ से ड्रॉ किया है। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें मैं बता दे रहा हूँ, देखो इसको ध्यान से देखो। अगर ध्यान से अगर देखोगे तो कहीं ये देखो, यहाँ पे एबीसी है, यहाँ पे एलएमएन है, कोई भी पॉइंट एक दूसरे में रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो आर वाला जो है वो दोनों में आ रहा है, यहाँ पे देखोगे कोई भी एक दूसरे में रिपीट नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे देखोगे तो ए वाला जो है वो एक दूसरे में आ रहा है। तो कहीं पे दो सम में पॉइंट रिपीट हो रहा है और दो सम में नहीं हो रहा है। जिसमें रिपीट होता है उसको मैं कटलेस बोलता हूँ, जिसमें रिपीट नहीं होता है उसको मैं बोलता हूँ समोसा टाइप। तो मैंने इसके सम सॉल्व कराए हैं, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है कि मैं लिंक दे दूं, पर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वहीं पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट करो, जो यहाँ तक अगर कोई पहुंचा तो मैं जरूर उसको लिंक दे दूंगा, या तो यार आप सर्च कर सकते हो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन गिरी ट्यूटोरियल सर्च करना, तुरंत मिल जाएगा। देखो इसके बाद वाला एक्सरसाइज में आपको क्या करना चाहिए, बाद वाला एक्सरसाइज भी मैंने ड्रॉ कर दिया है, बहुत ईजी है, आता भी होगा सबको। फर्स्ट वाला सम करना चाहिए, एट एनी पॉइंट से फर्स्ट वाला सम याद रखना है, एट एनी पॉइंट। अगर एट एनी पॉइंट आया तो फर्स्ट वाले टाइप का सम है। बाद में इसके बाद विथआउट से दूसरा सम याद रखना है, विथआउट, विथआउट से देखो यहाँ पे देखो विथआउट से, अगर विथआउट आया तो ये दूसरे टाइप का सम है, तो एक सम आपको इस टाइप का भी सॉल्व करना चाहिए। देन इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आपको एक सम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 और 7 सम सेम है, एट अ डिस्टेंस।
ये सब मेरे हिंट वर्ड्स हैं, जिससे बच्चों को जो लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करता है उसको डायरेक्ट समझ में आएगा कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे हम पहचाने। तो एट अ डिस्टेंस लिखा होगा तो समझ जाना ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो ये वाले सम में भी एट अ डिस्टेंस कहीं पे लिखा होगा, ये देखो एट अ डिस्टेंस। तो आपको एट अ डिस्टेंस का एक सम प्रैक्टिस करना है, नहीं मिला तो बोल देना, मैं फिर से ड्रॉ कर दूंगा। पर वो वाला तो है वीडियो, ये वाला आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है कि नहीं है इस एक्सरसाइज का, पर आई थिंक आपको आता होगा। और ये इजी वीडियो है एट एनी पॉइंट और विथआउट, तो मतलब मेरे को 3 सम आपको ड्रॉ करके देना होगा, तो मैं हाथ से ड्रॉ करके दे दूंगा। अराउंड 46 स्लाइड कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है लेसन नंबर 5 पे आ चुके हैं हम, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लेना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस फॉर्मूला मैं याद करा दे रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर एक सम तो फिक्स आएगा, एक सम से ज्यादा ही सम आएगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज इसका पूरा का पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर है। देखो यहाँ पे एक्स एक्स लिख लो, यहाँ पे वाई वाई लिख लो, देन इसके बाद यहाँ पे 21 याद रखो, यहाँ पे भी 21 याद रखो, और बीच में माइनस। याद हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पी क्यू है, तो यहाँ पे डिस्टेंस में क्या लिखोगे, पी क्यू। स्टार्टिंग में इसको एक्सप्लेन कर दो, पी एंड क्यू डिफाइन कर दो। पी कितना है -1, क्यू कितना है 5, -7। अब इसे अगर आप करोगे तो ये क्या होगा, x1 y1, ये क्या होगा x2 एंड y2। जस्ट यहाँ पे उसके वैल्यूज रखो, वैल्यूज रख के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो ये आपको एक पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद देखो यहाँ पे कोलिनियर का सम आया। कोलिनियर का क्वेश्चन ना दिख नहीं रहा है। कोलिनियर का क्वेश्चन मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से करना, बहुत इजी है। या तो डिस्टेंस से करना होगा तो पहला ए बी का डिस्टेंस निकालना, सबको पीछे मैंने सिखा दिया। बी सी का डिस्टेंस निकालना, एंड देन इसके बाद ए सी का डिस्टेंस निकालना, और इसमें से कोई दो का डिस्टेंस तीसरे को इक्वल होगा। सपोज जैसे अगर समझो इसका डिस्टेंस 6 आया, इसका डिस्टेंस 2 आया और इसका 4 आया, तो मतलब इसका जो डिस्टेंस है ये दोनों को इक्वल है। दोनों का प्लस करोगे, ये दोनों को प्लस करोगे तो 6 आएगा। तो अगर ऐसा आया तो मतलब एक कोलिनियर है, अगर ऐसा नहीं आया तो मतलब एक कोलिनियर नहीं है। पर मेरे हिसाब से स्लोप वाले कॉन्सेप्ट में सॉल्व करना बहुत ईजी है। स्लोप वाले में बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देन यहाँ पे देखो एक पैरेललोग्राम का आएगा सम, और इसको आप स्लोप से सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, डिस्टेंस से सॉल्व करना है तो भी चलेगा। एक पैरेललोग्राम मस्त बना लो, रोम्बस पैरेललोग्राम जो भी है, इस साइड का डिस्टेंस निकालो, इस साइड का डिस्टेंस निकालो, इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का डिस्टेंस इस साइड को इक्वल होगा, इस साइड का डिस्टेंस इस साइड को इक्वल होगा, मतलब ये दोनों साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, और देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। कुछ है ही नहीं यार। देखो यहाँ पे P का वैल्यू दिया, यहाँ Q का दिया, यहाँ R का दिया, यहाँ S का, सब वैल्यू रखो, और 2 पॉइंट से तो आप डिस्टेंस निकाल लेते हो, ये 2 पॉइंट से भी डिस्टेंस निकाल लोगे, ये 2 से भी, ये 2 से भी, हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट 3 फॉर्मूले हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपको मैं अभी याद करा दे रहा हूं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के सम को कैसे पहचानोगे? जब रेशियो दिया होगा आपको तो समझ जाना है सेक्शन फॉर्मूला का सम है। बहुत इजी है। x इक्वल टू याद रख लो, y इक्वल टू याद रखो। देखो मन याद रखो, यहाँ पे भी मन, यहाँ पे भी मन, यहाँ पे भी मन। यहाँ पे क्या याद रखोगे? एक्स एक्स, यहाँ पे क्या वाई वाई, यहाँ पे देखो 21, यहाँ पे भी 21, बस प्लस 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 प्लस, हो गया। देखो यहाँ पे इतना इजी कोई आपको फॉर्मूला याद नहीं करवा के देगा। आई थिंक वो दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा लाइट आ रहा है, बट यहाँ पे तो मैंने लिख दिया। सेक्शन फॉर्मूला सबको याद हो गया, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब सेक्शन फॉर्मूला याद होने के बाद दूसरा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो इतना ईजी है दोस्तों, क्या बताऊं। आपको क्या करना है, x1 प्लस x2, ऊपर 2 है तो नीचे 2 आएगा, y1 प्लस y2, नीचे 2 आएगा, हो गया मिड पॉइंट। देन मिड पॉइंट फॉर्मूला के बाद तीसरा आता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, x इक्वल टू एंड y इक्वल टू। बस इसमें क्या सेंट्रॉइड है, 3 चीजें ले लेने का, x1 प्लस x2 आपने मिड पॉइंट में लिया, प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, हो गया। 3 चीजें कवर, तीनों फॉर्मूला याद हो गया। प्लीज याद कर लेना, इसके ऊपर कोई ना कोई सम आएगा। सेंट्रॉइड वर्ड दिखा तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला अप्लाई करना, मिड पॉइंट वर्ड दिखा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना। सेक्शन फॉर्मूला लिख के नहीं आएगा, वहां पे आप रेशियो देखना, कहीं पे लिखा है 2:3 तो समझ जाना सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, देखो ये यहाँ क्वेश्चन दिया है, ये पॉइंट दिया है, समथिंग 2 पॉइंट दिया है, और अपने को रेशियो दिया है, बता दो कौन सा आएगा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला आएगा। ये जो रेशियो है वो mn है, मतलब m अपने को 7 है और n 2 है, हो गया।
बाद में ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, और अपने को कोऑर्डिनेट ऑफ t निकालना है। आराम से निकाल दो, फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर लो। वन शॉट वीडियो में देख लो मेरे। देखो मिड पॉइंट वर्ड आया, मिड पॉइंट आया तो मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूले सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लो, x1 y1 x2 y2, बस सॉल्व कर दो फॉर्मूला लिख के। नेक्स्ट है सेंट्रॉइड वर्ड आया, सेंट्रॉइड फॉर्मूला है x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो, x3 y3 ले लो, सॉल्व कर दो, हो गया काम खत्म, आगे चलो। कितना इजी बता दिया यार। नेक्स्ट है स्लोप। स्लोप आपको पता होना चाहिए। स्लोप का जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले, एक है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, प्लीज याद कर लेना। ये भी पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो ये फॉर्मूला लेना। और एक स्लोप का एक और फॉर्मूला है, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। ये कब यूज करना, जब अपने को थीटा दिया होगा, थीटा अपने को गिवन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना। तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, अपने को समथिंग ये पॉइंट्स दिया है, और तो बताओ पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका x1 y1, दूसरा क्या हो जाएगा x2 y2। स्लोप निकालना है, दो पॉइंट से, तो फॉर्मूला ये यूज करोगे कि ये यूज करोगे, और ये फॉर्मूला यूज करो, जस्ट वैल्यू लिखो, स्लोप आ गया। थीटा का वैल्यू अगर समझो आपको दिया है 30 दिया है, तो यहाँ पे रखो टेन थर्टी 1/√3 होता है। टेन के सब वैल्यूज याद कर लेना, खत्म। इसी में कोलिनियर का सम है, ये देखो कोलिनियर का सम है, तो मैंने बोला था कि सम अगर कोलिनियर का आता है तो इसी मेथड से सॉल्व करना, बहुत इजी हो जाता है। पी क्यू का स्लोप निकाल लो, स्लोप निकालने आता है 2 पॉइंट फॉर्मूले से। एंड नेक्स्ट क्यू आर का स्लोप निकालो, पहला किसका स्लोप निकालोगे, पी क्यू का, दूसरा किसका निकालो, क्यू आर का। अगर दोनों का स्लोप सेम है, अगर दोनों का स्लोप कैसा है, सेम है, तो मतलब यहाँ पे अगर दोनों के स्लोप अगर सेम आ गए तो समझ जाना कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे समथिंग क्वेश्चन दिया हुआ है और अपने को पैरेललोग्राम क्या करना है, प्रूफ करना है। तो वही है, हमने चारों साइड के स्लोप निकाल लिए, क्योंकि ये स्लोप से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर एक ये वाला स्लोप, जैसे इसका जो वैल्यू है इसको इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये इसको पैरेलल हो जाता है। हमेशा याद रखना, स्लोप का वैल्यू अगर इक्वल है तो वो साइड पैरेलल हो जाएगा, वो इसको इक्वल है तो ये साइड भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और इसलिए अगर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है तो हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो क्या हो जाएगा, हमारा जो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्मूले एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ फटाक से। अराउंड 5 लेसन हमने कवर कर दिया है 57 मिनट्स में। अब देखते हैं कि ये ट्रिगो हम कितनी देर में कवर करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये आपको पता होना चाहिए। मेरे रूल के अकॉर्डिंग जाओगे तो ये मेरा खुद का पर्सनल रूल है कि मैं साइन को कोसेक का हस्बैंड वाइफ बोलता हूँ, कॉस को सेक का हस्बैंड वाइफ बोलता हूँ, टेन को कॉट का हस्बैंड वाइफ बोलता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, तो मेरे 2 से 3 लेक्चर्स बस फॉर्मूले पे चलते हैं भाई। पर यहाँ पे पूरा का पूरा 1 घंटे में मैं पूरा का पूरा ज्योमेट्री कवर करा रहा हूँ, तो सब टैलेंट अपने पास है, बस आप अच्छे से करोगे, रिविजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, तो याद रखना साइन का जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है किसके साथ है, कोसेक के साथ है, भूलना नहीं है। साइन का किसी, बैठ के अच्छे से याद कर लो, साइन का कोसेक के साथ है, टेन का कॉट के साथ है, एंड कॉस का सेक के साथ है। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, ये कोई हस्बैंड वाइफ का खेल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे, जैसे साइन थीटा इक्वल टू, आप बताओ इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, सर कोसेक के साथ है, तो 1/कोसेक थीटा, याद हो गया आपको फॉर्मूला। जैसे वैसे ही कॉस थीटा है, इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, सेक के साथ, याद हो गया। टेन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, सर कॉट के साथ है, याद हो गया। कॉट का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, टेन के साथ, याद हो गया। बाद में सर सेक का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, सर कॉस के साथ, याद हो गया। एंड कोसेक का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, साइन के साथ, तो 1/साइन, याद हो गया। ये फायदा होगा। दूसरा, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, कभी कभार इनका फाइटिंग हो गया, फाइटिंग सिंबल, और फैमिली मेंटेन करने के लिए इन्हें एक होना पड़ेगा, इसलिए इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 1, सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1। एक बार देख लेता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी में सब फॉर्मूलेस प्रॉपर लिख रहा हूँ कि नहीं। साइन को मैंने कोसेक दिखाया, कॉस को मैंने सेक दिखाया, टेन को कॉट, सही है। साइन कॉस टेन, परफेक्ट। साइन इंटू कोसेक हस्बैंड वाइफ सही है। अब इसके बाद मैं बॉलीवुड फॉर्मूला बोलता हूं, दो फॉर्मूले को मैं हमेशा बॉलीवुड फॉर्मूला बोलता हूं, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। तो ये हमेशा इस फॉर्मूले का नाम हमेशा क्या है, बॉलीवुड फॉर्मूला। तो प्लीज इसे याद कर लेना। और इसी का जस्ट उल्टा, इसकी वाइफ का नाम क्या है, कॉट थीटा। तो अगर टेन थीटा साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, उसका उल्टा। तो ये क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। याद रखना कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में हस्बैंड एंड वाइफ का वैल्यू अपोजिट होता है। जैसे अगर साइन थीटा आपको 2/3 पता है तो उसकी वाइफ का नाम क्या है, साइन की वाइफ का नाम कोसेक है, तो कोसेक क्या होगा, 3/2। ये हमेशा याद रखना है। ये होने के बाद कुछ फॉर्मूले और आपको मैं याद करा दे रहा हूं। जो आइडेंटिटी है इसको किसी भी हालत में रट लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी किसी भी हालत में रट लो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मेरा वन शॉट वीडियो देखोगे तो मैंने बहुत मेहनत से याद भी करवा दिया है, बट ये रिवीजन वीडियो है। ओवरऑल पूरा मॉड्यूल का एक ही बार में करा रहा हूँ। शायद यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं बनाया, शायद मेरे बनाने के बाद कोई बनाए। कोई हिम्मत चाहिए, इतना बड़ा वीडियो एक साथ में इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इतनी सारी चीजें एक साथ में आपके दिमाग में होनी चाहिए। पूरा का पूरा आप सोचो मेरे दिमाग में होगा तो ही मैं कवर कर रहा हूँ। देन इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी याद होना चाहिए, टेन सेक। और वैसे ही सेम थर्ड वाला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तीन आइडेंटिटी आपको याद कर लेना है। ये तीन आइडेंटिटी, ये फॉर्मूलेस, बाकी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक दो फॉर्मूले हैं वो जब मैं एमसीक्यू टाइप में सॉल्व कराऊंगा तो बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे समथिंग हमें दिया है कुछ, और हमें यहाँ पे साइन थीटा दिया है, और हमें कॉस और टेन पूछा है। तो हमेशा कोई भी वैल्यू दिया है तो हमेशा देखने का कि इसकी वाइफ तो यहाँ पे नहीं है, या हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं है, कोसेक नहीं है। नहीं तो अपन कोसेक डायरेक्ट निकाल देते, डायरेक्ट कोसेक क्या आता है, इसका उल्टा आ जाता है। तो यहाँ पे अब क्या फाइंड आउट करना है, अब मत देखो साइन से रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सा है। अभी मैंने जो आइडेंटिटी फॉर्मूला बताया, ये तीन फॉर्मूला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही। साइन से रिलेटेड सर ये वाला है, तो ये वाला आइडेंटिटी से हमारा सम स्टार्ट होगा। सम कैसे स्टार्ट होगा वो भी बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन की जगह पे आप 7/25 लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 7 का 49 और ये 625 इक्वल टू 1। देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625। देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 625 1 जा 625 माइनस 49/625। देन फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करो, आई थिंक 576 आएगा, देख लेना कैलकुलेशन पे, अभी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और तो ये वाला जो स्क्वायर है वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 625। देन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 24 एंड 25 तक स्क्वायर रूट स्क्वायर याद कर लो। ये 576 24 का स्क्वायर है, ये आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको एटलीस्ट 24 तक स्क्वायर याद कर लेना चाहिए। अब देखो कॉस आ गया, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना, 10। तो कॉस का उल्टा करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, हस्बैंड एंड वाइफ से सेक आ जाएगा, और आप सेक वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके 10 निकाल सकते हो। बट ये वाला प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता है, तो इसलिए मेरा बॉलीवुड फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो, इसलिए तो मैंने उसका नाम बॉलीवुड फॉर्मूला लिखा है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अपने पास साइन थीटा भी है 7/25, अपने पास कॉस थीटा भी है 24/25, 25 कैंसिल, तो अपना 7/24, देखो टेन थीटा तुरंत आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाना, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे। प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको कैसा रहेगा, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू दिया है, समथिंग यहाँ पे कुछ दिया है और यहाँ पे कुछ दिया है, आपको ये पूरे को सॉल्व करना है, एलएचएस को सॉल्व करना है। एलएचएस को सॉल्व करके आपका आंसर किसको इक्वल होना चाहिए, आरएचएस को। प्रूफ वाले अगर आपको कोई भी सम का प्रैक्टिस करना होगा तो प्लीज आप देख लेना और इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लेना। अब देखो यहाँ पे दो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, एक एलिवेशन आता है एक वर्ड प्रॉब्लम के लिए, और एक डिप्रेशन आता है। एलिवेशन के लिए हमेशा हम ई फॉर एलिवेशन एंड ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट अगर मेरे सामने आएगा तो मैं कैसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा एलिफेंट, क्योंकि ऊपर रहेगा, तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर के साइड जाएगा। वही अगर समझो डी फॉर डिप्रेशन एंड डी फॉर डॉग, अगर डॉग आया तो मैं कैसे देखूंगा, नीचे देखूंगा, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होगा वो नीचे रहेगा। अब देखो इस टाइप के डायग्राम में 6 के 6 क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, मैंने सब कुछ करा दिया है। वन शॉट वीडियो में भी एटलीस्ट मैंने 3 या 4 क्वेश्चन कराया, और सेपरेटली मैंने
बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, मतलब पूरे क्वेश्चन कराए। अगर आप सर्च करोगे एक्सरसाइज नंबर गिरी ट्यूटोरियल डालोगे डायरेक्ट मिल जाएगा। बट देखो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो एक चर्च आपको बना देना है, एक पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, चर्च से उसका डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 80 मीटर है। कितना है, 80 मीटर। लुकिंग लुकिंग एट इट्स टॉप, मतलब ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है मतलब सीधी सी बात है, मुझे समझ में आ गया कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन वाला मैटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन वैसे क्वेश्चन में भी लिख के आ गया, इज ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है। एंड फाइंड हाइट ऑफ द चर्च, अपने को क्या करना है, चर्च ये था तो इसका हाइट निकालना है। तो इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो। अब इस टाइप के क्वेश्चन में इतना इजी है, सबसे पहले पैरामीटर आप डिफाइन कर दो। लेट AB, segment AB represent the height of the church, segment C, point C represent the position of the person, and then इसके बाद अगर ये दोनों के बीच में मैटर है तो हमेशा 10 अप्लाई करने का। क्या अप्लाई करने का, 10। तो यहाँ पे अप्लाई करोगे tan थीटा विच इज इक्वल टू अपोजिट। अपोजिट मतलब यहाँ पे क्या आएगा, AB, या तो चाहिए तो आप फॉर्मूला लिख दो, tan थीटा O अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। याद रखना, ये देखो ये इसके सामने वाला साइड अपोजिट है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस और इसके बाजू वाला एडजेसेंट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये कितना हो गया 1045, और अपोजिट कितना है, ए बी है, और एडजेसेंट कितना है दोस्तों, 80 है। तो ये 1 आएगा, 1045 1 आता है ए बी, और ये 80, तो 80 वन सा 80 इक्वल टू ए बी। तो ए बी का वैल्यू अपना 80 मीटर आ गया। तो सिस्टमैटिक हमने ए बी का भी वैल्यू क्या कर दिया, पता कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद आपको एक और यहाँ पे फॉर्मूले याद कर लो, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। मेरा गला बैठ गया, पूरा का पूरा अराउंड 1 घंटा 6 मिनट का वीडियो हो चुका है। एक फॉर्मूला है ओह आ ओ ए। क्या फॉर्मूला है, ओह आ ओ ए। इस टाइप के एक्सरसाइज के लिए ये फॉर्मूले की बहुत जरूरत है, जिसमें आपको बस ये दो याद कर लेना, टेन और साइन का, काम हो जाएगा। बाकी टेन का बस याद रखो, टेन का अपन बोलते हैं ना ओए ओए ओए, तो हो गया ना, टेन का हो गया ना ओ ए। ओ ए मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइन का क्या आएगा, ओह। ओह मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। बस ये दो है तो पूरे एक्सरसाइज के सम सॉल्व कर लोगे। और कॉस का याद कर लो, कभी कभार कहीं फंसे तो काम आ जाएगा ए एच। तो ओह आ ओ ए, ये जो फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है, प्लीज नीचे अभी कोई कोई कमेंट मत करना कि ये ट्रिक आपने वहां से लिखा। यहाँ ये ट्रिक बहुत पुराना है दोस्तों, जो अगर आपको कहीं बता भी रहा है, अगर स्कूल के टीचर भी बता रही है, तो वो बोलेगी कि मेरा ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हस्बैंड एंड वाइफ वाला ट्रिक है ना, वो मेरा खुद का है, मैं बोल रहा हूँ। पर ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक यूनिवर्सल ट्रिक है, मतलब आज से किसी ने बनाया होगा 40-50 साल पहले, तो चल रहा है। भले बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं मेरा ट्रिक है, जैसे मेरा हस्बैंड एंड वाइफ वाला अगर ट्रिक लोग अगर देख लेते तो वो जाके बोलेंगे मेरा है, पर वो ट्रिक मेरा है, मैं बोल सकता हूँ। और ये मेरा नहीं है तो मैं बोल ही नहीं सकता, और ये किसी का भी नहीं है। कोई अगर बोलता होगा मेरा है, क्योंकि ये ऐसे बहुत सालों से चल रहा है। चलो आगे। अब देखो यहाँ पे भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, अगर आपको चाहते हो इस वर्ड प्रॉब्लम को देखना तो मेरा वन शॉट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, उसमें समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। आगे चलते हैं अब मेंसुरेशन पे। अब देखो मेंसुरेशन पे सबसे पहला फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूले आपसे याद नहीं हो रहे, अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूला आपको कोई याद करा दे, तो आप मेंसुरेशन गिरी ट्यूटोरियल्स वन शॉट वीडियो सर्च करना। मैंने फॉर्मूले पूरे के पूरे याद करवाए हैं। यहाँ पे वीडियो का टाइम ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, पर वहां पे मैंने खुद याद कर करके लिखा है। तो ये पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद रखना है। जिसमें से जो क्यूब के फॉर्मूले थोड़ा सा याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब है, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच है। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन जो है पाई आर स्क्वायर एच ही है, बस इंटू 1/3 है। यहाँ पे देखो 1/3 है। देन इसके बाद कॉस सरफेस एरिया, ये दो में आता है तो इसका पाई आर एल है और इसका 2 पाई आर एच है, देखो ये। देन इसके बाद ये टोटल सरफेस एरिया, क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, इसलिए इसका 6L स्क्वायर है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया बहुत इजीली आप याद रख सकते हो, LBH याद रखो, पहला LB ले लो, फिर BH ले लो, फिर LH ले लो, और आगे 2 लगा दो, हो गया। तो ये दो फॉर्मूले और ये दो, हाँ, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बहुत इजी है। जो आप ऊपर याद करें 2 पाई आर, ये H अंदर ले लो और उसमें R प्लस कर दो, टोटल सरफेस एरिया याद हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे कॉस सरफेस एरिया का पाई आर एल है, तो यहाँ पे पाई है, R है, लास्ट का L है, उसके साथ R ले लो, हो गया।
तो ये हो गया। तो मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स से बिना देखे फॉर्मूले याद कराया, यहाँ पे टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए। और ये फॉर्मूला याद रखना स्लैंट हाइट का, एल इक्वल टू, बाबू एक गिलास पानी देना, पानी पानी, एल इक्वल टू, उसको मजाक लग रहा है, एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देन इसके बाद अराउंड 60, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 64 स्लाइड कवर हो गया है, हाँ पानी। देन इसके बाद स्पीयर है, स्पीयर में एक सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। 4, ये देखो सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, जस्ट यहाँ पे कॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उसका जस्ट हाफ है, हेमिस्फीयर उसका कैसा है, हाफ है, कैसा है, हाफ है। देन इसके बाद जो यहाँ पे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये जो स्पीयर का वॉल्यूम है एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम उसका हाफ है, जैसे 4/3 पाई आर क्यूब है, यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब है। मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको याद करने में इजी हो जाए। अगर आपने मेरा वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो यहां से भी काम हो जाएगा। देन देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन बोला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस दिया है अपने को आर दिया है 1.5 एंड परपेंडिकुलर हाइट दिया है अपने को एच दिया है एच दिया है 5 सेंटीमीटर। अब अपने को फॉर्मूला याद है पाई आर स्क्वायर एच और आगे 1/3 है, अपने पास आर भी है, अपने पास एच भी, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 लेना है, या तो पाई का वैल्यू 3.14। अगर क्वेश्चन में ये बोला है तो ये लेना है, अदरवाइज हमेशा ये वैल्यू लेना है, हमेशा याद रखना। देन इसके आगे अगर आप देखोगे दूसरा क्वेश्चन छुप रहा है, द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना आएगा, डायमीटर को डिवाइड करो 2 से, तो 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, अब भी हमने स्पीयर का वॉल्यूम पढ़ा 4/3 पाई आर क्यूब। जस्ट यहाँ पे आर का वैल्यू लग दो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, ऐसा कुछ आता है, तो आपको इजिली क्या करना है, नंबर ऑफ जग आपको निकालना है। जब भी आपको ऐसे नंबर ऑफ जग से सब निकालने हैं तो आपको वॉल्यूम के साथ खेलना है। किसके साथ खेलना है, वॉल्यूम। अब इसमें वॉल्यूम किसका आपको पहला लेना है, ऊपर आपको वॉल्यूम, ये दोनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये, तो ऊपर आपको यहाँ पे सिलेंड्रिकल पॉट का वॉल्यूम लेना है, सिलेंड्रिकल पॉट, और नीचे आपको किसका लेना है, जग का वॉल्यूम लेना है जो आपको दिया है। तो जस्ट यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर आपको पता है 7 है, हाइट आपको पता है, पुट कर दो सॉल्व हो जाएगा। ये सब सम देख के लोग डरते क्यों मालूम नहीं। यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, जस्ट वैल्यू पुट अप करो आ जाएगा। आई थिंक इसका आंसर कितना 12 है कुछ है, मैंने सॉल्व कराया वन शॉट वीडियो में। देन इसके बाद देखो यहाँ पे ये सब मैंने इसलिए लिया कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कट हो गया है। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो लोग बहुत ही डर जाते हैं, यार बहुत डेंजर क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे एक मिस्टेक बच्चे जो करते हैं, जो पूरे साल भर नहीं पढ़ते और लास्ट दिन अगर पढ़ के पढ़ेंगे तो फंस सकते हैं, पर मेरा अगर वन शॉट वीडियो देखोगे तो नहीं फंसोगे। टोटल सरफेस एरिया है तो लोग क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कभी भी अगर डायग्राम ऐसा आया, ऐसा कोई भी डायग्राम आया और आपको 2-3 फिगर एक साथ दिया और बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो आप हमेशा क सरफेस एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे, क। तो आप यहाँ पे एक कोन दिख रहा है तो क सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल दो, यहाँ क सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल दो, और क सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब क सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में बस अपने को आर चाहिए, तो इसका जो आर है, यहाँ पे जो आर है दोनों सेम है तो 3 है, हो गया काम, ये निकल जाएगा। क सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2 पाई आर एच, उसमें भी अपने को आर और एच चाहिए तो आर 3 है और एच पूरा का पूरा 40 है, ये भी निकल जाएगा। अगर मैं इसका निकालने जाऊंगा तो पाई आर एल है, तो अपने पास एल अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उससे, और बाकी अपन सॉल्व कर लेंगे। देन इसके बाद ये हमें कुछ फॉर्मुलेज हैं फ्रस्टम से रिलेटेड। देखो फ्रस्टम में एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा, मैंने वैसे वन शॉट वीडियो में पूरा का पूरा कवर करा है, कैसे याद रखना है, सब ट्रिक भी बताया है, पर यहाँ पे भी ट्रिक नहीं बताऊंगा। ये आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले लर्न करने चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं हो रहा होगा तो मेरा वन शॉट वीडियो देखो प्लीज जाके, पूरा का पूरा मैंने याद करा दूंगा। बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 2 रेडियस होते हैं, जो बड़ा रेडियस होगा उसको अपने को R1 लेना है और जो छोटा रेडियस है उसको अपने को R2 लेना है। बस इसीलिए मैं ये सम लिया हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है द बकेट
ऑफ फ्रस्टम, देखो सम में लिखा आएगा फ्रस्टम, हाइट कितना दिया 28 चलेगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर फेसेस आर 12 एंड 15 दिखाई दे रहा है, तो R1 क्या आएगा 15 आएगा और R2 क्या आएगा दोस्तों 12 आएगा। और कैपेसिटी पूछा है, कैपेसिटी मतलब अपने को वॉल्यूम निकालना है। तो जस्ट अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रहेगा, ये देखो ये वॉल्यूम वाला पूरा फॉर्मूला याद है, तो जस्ट हाइट भी आपको पता है, ये पूरा वैल्यू पता है, पुट करो सम सॉल्व करो। और कभी भी अगर कैपेसिटी पूछा है, जैसे लीटर में अगर पूछा है कैपेसिटी, तो आप उसको 1000 से डिवाइड कर दो लास्ट में। देन इसके बाद आगे आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पे 3 फॉर्मूले मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। 3 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ये थर्ड एक्सरसाइज भी आपका कवर हो जाएगा। एक है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ये सब आएगा ही। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। एंड एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है आर बार 2 इंटू एल, एल मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क। और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई बोल रहा हूं 2 पाई आर। ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इस पे एक सम आने वाला ही है। अब देखो दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस बता रहा हूं, कभी भी अगर आपको थीटा दिया है और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, थीटा दिया है लेंथ ऑफ एन आर्क पूछा तो ये फॉर्मूला। जब आपको ये दोनों में से कुछ वैल्यूज पूछा है और आपको थीटा नहीं दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। बस फिर से एक बार सुन लेना जो बोला हूं। अब देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल हमें दिया है 10, अब मुझे बस बताना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मेजर ऑफ हमें आर का मेजरमेंट दिया है 54 डिग्री, एंड एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। बताओ खुद से बताओ ये लगेगा कि ये लगेगा, थीटा दिया है भाई ये फॉर्मूला लगेगा, बस वैल्यू पुट अप करो सॉल्व कर दो। अगर सॉल्व करने नहीं आ रहा होगा तो प्लीज मेरा वीडियो आप देख सकते हो। देन यहाँ पे देखो द मेजर ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, ये यहाँ पे ये एक्चुअली 80 डिग्री आएगा, रॉन्ग लिखा है। देन इट्स रेडियस मतलब अपने को थीटा दिया है 80 डिग्री और अपने को रेडियस दिया है 18 सेंटीमीटर और अपने को लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला कौन सा आएगा, थीटा अगर दिया तो ये फॉर्मूला यूज करो, तुरंत सॉल्व करो। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट, तीनों सम में से एक सम आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में दिखाई देगा। आज का मेरा जो लेक्चर है इसमें से 25 से 30 मार्क्स का सीधा सीधा सम दिखाई देगा इसी एक लेक्चर्स में, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से देखो। और बाकी के जो सम है इनका कंबाइन आएगा। देन यहाँ पे द रेडियस ऑफ सेक्टर अपने को दिया है, रेडियस मतलब अपने को रेडियस दिया है 3.5 एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क अपने को दिया है एल दिया है 2.2 सेंटीमीटर एंड फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब बताओ यहाँ पे थीटा नहीं दिया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो सीधी सी बात है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब इतना क्लियर कट कौन आपको पढ़ा के देगा बताओ, पूरे यूट्यूब पे आप देख लोगे कहीं पे भी आपको कोई नहीं बता के देगा। देखो अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट, कहीं पे भी अगर शेडेड रीजन से रिलेटेड कुछ भी आ गया तो समझ जाना एरिया ऑफ सेगमेंट वाला फॉर्मूला अपने को क्या करना है, यूज करना है। और ये हमारे इस ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है, सर्च कर लेना है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो मैंने स्किप किया होगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या है, बहुत ईजी फॉर्मूला है। आप जनरली थीटा अपॉन 360 तो लेते ही थे, बस इसके आगे आपको पाई ले लेना है और माइनस साइन थीटा अपॉन 2 ले लेना है, हो गया। और आगे क्या करना है, आर स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो आपको ओपी, ओपी मतलब ओपी मतलब ये 10 सेंटीमीटर मतलब अपने को आर पता है, आर का काम हो गया। बाद में अपने को पी क्यू आर दिया है 60 डिग्री, अगर अपने को ये मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर 60 है तो मतलब एंगल भी 60 होगा, क्योंकि सेंट्रल एंगल सर्कल में प्रॉपर्टी पढ़ा है। तो थीटा भी अपना हो गया, थीटा भी हो गया, आर भी हो गया, मतलब पाई भी हो गया, ये साइन थीटा का भी काम हो गया। अब आर का बस यहाँ पे आर भी आपको मिल गया, बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो और सम को सॉल्व करो। सम कैसे सॉल्व होता है, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मेरा वन शॉट वीडियो देखो, वहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। 73 पेज टोटल कवर हुए, पूरा का पूरा ज्योमेट्री। मुझे भी नहीं लगा था कि 1 घंटे 19 मिनट में मैं पूरा ज्योमेट्री पढ़ा सकता हूँ, पर फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैच में ऑलरेडी पढ़ाता हूँ तो मुझे सब चीज़ों के बारे में पता है, पर जो मैंने वीडियो बनाया मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि 2-3 घंटा लगे, पर बहुत ही पावरफुल वीडियो है दोस्तों। बस आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना हो सके कम से कम इस वीडियो पे 1 लाख व्यू तो आना चाहिए कम से कम, क्योंकि चैनल तो अपना बहुत छोटा है,
तो मुश्किल है 1 लाख व्यू आना, पर अगर आप चाहोगे तो ज़रूर आएगा। कंप्लीट ज्योमेट्री कितने घंटे में? 1 घंटे में, 1 घंटे 19 मिनट में। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।